नमस्कार, साहित्यिक झरोखा चैनल पर सबका स्वागत है। आज हम करेंगे नागार्जुन की कविता सिंदूर तिलकित भाल। जब हमने नागार्जुन का साहित्यिक परिचय और जीवन परिचय किया था तो हमने जाना कि नागार्जुन हमेशा ही एक घुमक्कड़ प्रवृत्ति के व्यक्ति रहे हैं। बचपन से ही इधर उधर घूमना उनके स्वभाव में शामिल था। इसी आदत के कारण वो प्रवास पर हैं, यानी कहीं दूसरी जगह पर गए हुए हैं। ऐसे में उन्हें अपनी पत्नी के माथे पर लगा हुआ सिंदूर याद आता है और अपना गांव याद आता है। तो आइए देखते हैं कि इस कविता के माध्यम से नागार्जुन जी किस प्रकार के विचारों की अभिव्यक्ति करते हैं। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं, घोर निर्जन में परिस्थिति ने दिया है डाल। घोर घोर अर्थात बहुत ज़्यादा, बहुत अधिक। निर्जन निर्जन यानी सुनसान, यानी घोर भयंकर या घनघोर या बहुत अधिक सुनसान परिस्थिति ने दिया है डाल। इसमें कवि क्या कहते हैं कि उनकी जो परिस्थितियां हैं वो ऐसी है कि वो एक भयंकर सुनसान जगह पर पहुंच गए हैं, वहां पर वो रह रहे हैं। और ऐसे में याद आता तुम्हारा सिंदूर तिलकित भाल, अपनी पत्नी को संबोधित कर रहे हैं कि उस वीरान जगह पर, उस निर्जन स्थान पर उन्हें याद आता है। तुम्हारा अर्थात अपनी पत्नी को कह रहे हैं, सिंदूर लगा हुआ जो भाल है अर्थात उनका जो मस्तक है वो उसे याद आता है जिस पर कि सिंदूर लगा हुआ है। कौन है वह व्यक्ति जिसको चाहिए न समाज। कवि प्रश्न करते हैं कि वो अकेले रहकर खुश नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसको समाज की आवश्यकता नहीं पड़ती, अर्थात समाज से अलग होकर कोई भी व्यक्ति नहीं रहना चाहता। कौन है वह जिसको नहीं पड़ता दूसरे से काज, काज अर्थात काम, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसको दूसरे व्यक्ति से कोई काम कभी नहीं पड़ता, अर्थात यहाँ अकेलापन उन्हें अनुभव हो रहा है। तो ऐसे में वो अपने भावों को अभिव्यक्त कर रहे हैं, अपनी पत्नी को याद करके ये काव्य रचना उन्होंने की है। तो इसमें ये बताना चाहते हैं कि ऐसा कौन व्यक्ति है जिसे समाज की आवश्यकता नहीं और जिसे दूसरे किसी व्यक्ति से काम नहीं पड़ता हो। आगे कवि क्या कहते हैं, चाहिए किसको नहीं सहयोग, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी दूसरे के सहयोग की आवश्यकता नहीं है। चाहिए किसको नहीं सहवास, कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो सह होता है साथ, वास यानी रहना, जो किसी अन्य व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहता, अर्थात अकेलापन उसे खाए जा रहा है। तो कहते हैं कि कौन ऐसा व्यक्ति है जिसे सहयोग की आवश्यकता नहीं पड़ती या किसी के साथ की आवश्यकता नहीं पड़ती। कौन चाहेगा कि उसका शून्य में टकराए यह उच्छ्वास, उच्छ्वास यानी सांसें। तो कवि कहते हैं कि कौन ऐसा होगा जो ये चाहेगा कि शून्य में यानी बिल्कुल खालीपन में उसकी सांसें टकराकर वापस उसी को ही सुनाई दे, अर्थात चारों ओर बिल्कुल सुनसान परिस्थितियां बनी रहे, ऐसा कौन चाहेगा। हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, कि मैं क्या नहीं हो गया हूँ, पाषाण, मैं पत्थर नहीं बन गया हूँ, मैं पाषाण नहीं बन गया हूँ। ये सब चीज़ें मुझे नहीं चाहिए, अर्थात मुझे किसी का सहयोग भी चाहिए, मुझे किसी का साथ भी चाहिए। और मैं नहीं चाहता कि मैं ऐसे अकेले वातावरण में रहूं जहां मेरी सांसें केवल मुझे ही सुनाई दे, क्योंकि मैं पत्थर नहीं हूँ। पत्थर का मतलब क्या है, अभिप्राय यहाँ क्या है, जिस पर किसी प्रकार का कोई प्रभाव ना पड़े, किसी परिस्थिति का कोई प्रभाव ना पड़े। लेकिन कवि क्या कहते हैं कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मुझ पर परिस्थितियों का प्रभाव पड़ रहा है। जिसको डाल दे कोई कहीं भी, किसको, यहाँ हमने बात की थी नहीं पाषाण, यानी मैं पाषाण नहीं हूँ, पत्थर नहीं हूँ, जिसको डाल दे कोई कहीं भी, कि मैं पत्थर नहीं हूँ जिसे कोई भी कहीं भी फेंक दे। करेगा वह कभी कुछ न विरोध, और वो पत्थर कोई विरोध नहीं करेगा, क्योंकि वो तो चेतना से रहित है, उसमें जान नहीं है, उसमें जीवन नहीं है, इसीलिए वो कोई विरोध नहीं करेगा। करेगा वह कभी नहीं अनुरोध, और ना ही वो किसी प्रकार का अनुरोध करेगा, आग्रह करेगा। वेदना ही नहीं उसके पास, क्योंकि उसके पास कोई वेदना ही नहीं है, कोई संवेदना नहीं, किसी प्रकार की उसको पीड़ा नहीं होती। तो क्या कहते हैं कि उसमें कोई किसी प्रकार की कोई वेदना नहीं है। फिर उठेगा कहाँ से निश्वास, तो फिर उसके भीतर से जो श्वास का भाव है, निश्वास कहाँ से उठेगा। इसमें क्या बताना चाहते हैं कवि कि अगर उसमें जागृति ही नहीं है, चेतना ही नहीं है, तो उस पर किसी प्रकार की परिस्थिति का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन इसमें क्या बताना चाह रहे हैं कि उसमें उसमें यानी किसमें, पत्थर में तो श्वास नहीं होगा,
लेकिन कवि में श्वास है। तो वो आगे क्या कहते हैं, मुझ में तो जान है। एक पत्थर होता तो उसमें शायद इन सब परिस्थितियों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन कवि पर प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी वो बातें बताना चाह रहे हैं। मैं न साधारण सचेतन जंतु। यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि वह साधारण नहीं, मैं न साधारण, कि मैं साधारण नहीं हूँ, अर्थात मैं कोई आम इंसान नहीं हूँ, एक विशेष मानव हूँ, सचेतन जीव हूँ, चेतना के सहित जीव हूँ, कि मुझ में चेतना है, मैं चेतना से युक्त प्राणी हूँ। यहाँ हाँ न किंतु और परंतु, परंतु इस समय वो जहाँ पर है वहाँ पर हाँ ना या किंतु परंतु नहीं चलते। जैसी परिस्थितियाँ उन्हीं में उसे निर्वाह करना पड़ेगा, उसमें हाँ नहीं किंतु परंतु जैसे प्रश्नों का कोई स्थान नहीं है। यहाँ हर्ष विषाद चिंता क्रोध, और यहाँ पर कवि क्या कहते हैं कि यहाँ पर जैसे दूसरे लोगों को ये सब अनुभव होता है, वैसे उसे भी यहाँ पर खुशी भी होती है, दुख भी होता है, चिंता भी होती है और क्रोध भी उत्पन्न होता है, अर्थात उसे इन सब जो भाव होते हैं हृदय के, यहाँ सुख दुख का अवबोध, उसके मन में सुख और दुख का ज्ञान भी है, सुख और दुख के जो भाव हैं उसका भी उसे ज्ञान है, वो इन सब के बारे में अनुभव कर रहा है। यहाँ है प्रत्यक्ष ओ अनुमान। कवि क्या कहते हैं कि इस समय वो जहाँ पर है वहाँ पर वो अपने इन भावों को, जो भाव उसने बताए हैं, हर्ष विषाद चिंता क्रोध सुख दुख, इन सब भावों को वो प्रत्यक्ष रूप से देखता भी है और उनका अनुमान भी लगा सकता है, अनुमान भी कर सकता है। यहाँ स्मृति विस्मृति के, यहाँ यानी जिस स्थान पर वो रह रहा है वहाँ उसे अपने जीवन की सभी यादें, स्मृति यानी यादें उसे याद हो रही हैं, याद उसे आती हैं, और विस्मृति, और कभी कभी विस्मृति होता है स्मृति के विपरीत, स्मृति यानी याद आना, विस्मृति यानी भूल जाना, और कभी कभी वो भूल भी जाते हैं। विस्मृति के सभी स्थान, उसके हृदय में सभी प्रकार के स्थान हैं, उसके हृदय में यादें भी आती है और उसकी वो यादें भूल भी जाता है। तभी तो तुम याद आती प्राण, कि मेरे हृदय में याद आने का स्थान भी है और भूलने का स्थान भी है, इसीलिए प्राण, हे प्राण प्रिय, अपनी पत्नी को संबोधित कर रहा है, अपनी सहधर्मिणी को संबोधित कर रहा है कि हे प्राण प्रिय, मेरे हृदय में संवेदना है, तभी तो तुम मुझे याद आती हो गया हूँ मैं नहीं पाषाण, कि मैं पत्थर नहीं बन गया हूँ। माना कि इस समय वो अपनी पत्नी के साथ नहीं है, दूसरे स्थान पर प्रवासी का जीवन जी रहा है, लेकिन वो कहता है कि वो पत्थर नहीं है, उसके हृदय में भी सभी प्रकार के भाव हैं और इसी कारण उसे अपनी पत्नी की याद आ रही है। आगे वो क्या कहते हैं, याद आते सवजन, सवजन यानी अपने लोग, अपने लोग कौन, परिवार के लोग, याद आते हैं मुझे अपने परिजन, अपने सवजन याद आते हैं, जिनकी स्नेह से भीगी अमृत में आंखें, जिनकी स्नेह से, प्रेम से भीगी हुई उनकी आंखें हमेशा अमृत में, अमृत में आंखें कैसे, कि आंसुओं से जो आंसू निकलते हैं वो कैसा है, अमृत के समान है। क्यों, क्योंकि वो प्रेम का आंसू है, वो अमृत के समान है, वो हमेशा वो आंखें मुझे याद आती है जिन आंखों में अमृत रूपी आंसू हमेशा भरा रहता था। स्मृति विहंगम, स्मृति विहंगम यानी विहंगम क्या होता है, पक्षी, याद रूपी पक्षी की कभी न थकने देगी पांखें, और ये याद रूपी पक्षी ऐसे ही फड़फड़ाता रहेगा, ऐसे ही उड़ता रहेगा। क्यों उड़ता रहेगा, क्योंकि वो आंखें मुझे, वो नम आंखें मुझे याद आती है और वो याद कभी भी उसको भूलने नहीं देगी, उसकी याद रूपी पक्षी की पंखों को कभी भी थकने नहीं देगी, रुकने नहीं देगी, अर्थात जो याद रूपी पक्षी है वो हमेशा ऐसे ही अपनी पंख फड़फड़ाता रहेगा, मुझे इसी प्रकार से अपने घर के लोगों की याद आती रहेगी। याद आता मुझे अपना वह तरौनी ग्राम, जो कवि हैं वो तरौनी गांव के रहने वाले हैं, तो कवि कहते हैं कि मुझे अपना गांव याद आता है, याद आती लीचियां वे आम, और मेरे गांव में लगने वाले जो फल हैं लीचियां और आम, वो फल भी मुझे याद आते हैं, उनकी मिठास भी मुझे अब तक याद है। याद आते मुझे मिथिला के रुचिर भाग,
याद आते हैं मुझे मिथिला क्षेत्र के, जहाँ पर उसका गांव बसा हुआ है। रुचिर, जो रुचि उत्पन्न करते हैं, जो सुंदर लगते हैं, ऐसे भूभाग, ऐसी जगह भी मुझे अच्छे लगने वाले भूभाग भी मुझे याद आते हैं। वो जगह मुझे अच्छी लगती है और वो भी मुझे अब याद आती है। तो कवि अपने गांव के बारे में बता रहे हैं कि मुझे अपने गांव के उन स्थानों की, उन बाग बगीचों की मुझे याद आती हैं। आगे कवि क्या कहते हैं, अपने वहाँ पर मिलने वाले फल फूल की बात करते हैं। फल फूल ओ कंद मूल अनेक विध मधुमास, कि मुझे और क्या याद आते हैं, फल फूल और कंद मूल, जंगली फल, वहाँ पर लगने वाले, जो मेरे गांव के क्षेत्र में लगने वाले फल फूल और जंगली फल भी मुझे याद आते हैं। और अनेक प्रकार के मधुमास भी, अनेक विध, विध यानी प्रकार, मधुमास भी मुझे याद आते हैं। विपुल उनका ऋण, विपुल यानी बहुत ज़्यादा है, उनका ऋण, वहाँ के फल फूल और वहाँ की परिस्थितियों, वहाँ के लोगों का ऋण मुझ पर कर्ज बहुत अधिक है। सदा करता न मैं दशमांश, सदा, सदा करता का मतलब होता है मैं नहीं साध सकता, मैं नहीं पूरा कर सकता, या मैं उस ऋण को नहीं चुका सकता। क्या नहीं चुका सकता है, उसके दशम अंश, दशम यानी 10वां भाग भी मैं उसका चुका नहीं सकता। जो मुझ पर मेरे गांव के लोगों का, वहाँ की प्रकृति का जो ऋण है, उस ऋण का मैं एक छोटा सा भाग मात्र भी नहीं उतार सकता या चुका सकता। ओहो, यद्यपि पड़ गया हूँ दूर उनसे आज, कि आज मैं उन सब से दूर हो गया हूँ। हृदय से पर आ रही आवाज़, लेकिन मेरे हृदय में आज भी वो आवाज़ें आ रही है, आवाज़ें गूंज रही हैं। धन्य वे जन, वही धन्य समाज, कि वो समाज जिसमें मैंने जन्म लिया, वो लोग जो मेरे अपने हैं, वो धन्य हैं। यहाँ भी तो हूँ न मैं असहाय, कि यहाँ जहाँ मैं प्रवासी का जीवन जी रहा हूँ, वहाँ भी मैं असहाय नहीं हूँ, बिल्कुल सहायता से रहित नहीं हूँ। यहाँ भी हैं व्यक्ति और समुदाय, यहाँ भी बहुत से व्यक्ति हैं और एक समाज, एक समुदाय के साथ ही मैं रह रहा हूँ। किंतु जीवन भर रहूं फिर भी प्रवासी ही कहेंगे हाय, कि मैं चाहे यहाँ जीवन भर रह जाऊं, लेकिन ये लोग मुझे प्रवासी ही समझेंगे। प्रवासी यानी दूसरी जगह से आकर निवास करने वाला ही कहेंगे हाय, ये हतभाग्य है, ये दुर्भाग्य है मेरा, कि यहाँ रहने पर भी मुझे प्रवासी ही समझा जाएगा। जबकि अपने गांव में मेरी एक अलग पहचान है, वहाँ मुझे एक अलग अपनापन मिलता है। मरूंगा तो चिता पर 2 फूल देंगे डाल, और अगर मैं यहाँ पर मर गया तो मेरी चिता पर 2 फूल डाल देंगे, अफसोस व्यक्त करने के लिए या मुझे श्रद्धांजलि देने के लिए 2 फूल मेरी चिता पर डाल देंगे। समय चलता जाएगा निर्बाध अपनी चाल, और जो समय है वो बीत जाएगा, यानी वक्त के साथ ये सब मुझे भूल जाएंगे। वक्त नहीं रुकेगा, वो निर्बाध, बिना बिना किसी बाधा के अपनी गति से समय बीतता हुआ चला जाएगा। अर्थात यहाँ के लोगों के जीवन पर मेरे चले जाने से कोई विशेष परिवर्तन नहीं आएगा। सुनोगी तुम, लेकिन अगर तुम ये बात सुनोगी, मेरी मृत्यु का समाचार सुनोगी, तो उठेगी हूक, तो तुम्हारे हृदय में एक हूक उठेगी, एक दर्द उठेगा। मैं रहूँगा सामने तस्वीर में प्रमुख, और मैं तुम्हारे सामने एक तस्वीर में टंगा हुआ रहूँगा, लेकिन मूक, चुपचाप, बिना कुछ बोले मैं तस्वीर के रूप में तुम्हारे सामने टंगा रहूँगा। संध्या नभ में पश्चिमांत समान, कवि यहाँ पर क्या कहते हैं कि संध्या के समय पश्चिमांत, पश्चिम दिशा के अंत में, जैसे लालिमा का जब करुणा आख्यान, लालिमा, लालिमा छा जाती है और उस समय करुण, करुणा से भरा हुआ आख्यान यानी कथा सुना करता हूँ। सुमुखी उस काल, तब हे सुंदर मुख वाली, सुमुखी सुंदर मुख वाली अपनी पत्नी के लिए कह रहे हैं, उस काल, उस समय, कि जब मैं ऐसी संध्या के समय, संध्या नभ में संध्या के समय आकाश में पश्चिम दिशा के अंत की ओर, जैसे पश्चिमांत में सूर्य डूब जाता है और उस ओर लालिमा छा जाती है, और वो लालिमा करुणा की अभिव्यक्ति है। सूर्य के डूबने से जैसे करुण रस की अभिव्यक्ति होती है, करुण कथा कहते हुए प्रतीत होती है, उसी प्रकार जब मैं इस बात को अनुभव करता हूँ, उस समय हे सुंदर मुख वाली, सुमुखी यानी सुंदर मुख वाली, याद आता है तुम्हारा। मुझे क्या याद आता है?
तुम्हारा भाल याद आता है, तुम्हारा मस्तक याद आता है जिस पर सिंदूर चमक रहा होता है, सिंदूर लगा हुआ तुम्हारा मस्तक मुझे याद आता है। तो इसमें कवि ने अपने भावों की अभिव्यक्ति की है, अपने प्रेम की अभिव्यक्ति की है। वो अपनी पत्नी के हृदय के भावों को समझ रहा है कि जब अगर किसी कारणवश वो इस संसार को त्याग दे या प्रवासी जीवन जीते जीते तो उसकी पत्नी की क्या दशा होगी, इसके बारे में वो अपने मन के भावों को अभिव्यक्त कर रहा है। इस कविता में जो शैली प्रयोग की गई है वो आत्मकथात्मक शैली है, क्योंकि अपनी कथा को अभिव्यक्त कर रहा है, अपने गांव के बारे में बता रहा है, साथ में वर्णन भी किया गया है, तो वर्णात्मक शैली भी आप दे सकते हैं, लेकिन आत्मकथा का यहाँ पर बखान किया गया है। यहाँ प्रसाद गुण है और कहीं कहीं ओज गुण का भी परिपाक हुआ है। तत्सम तद्भव शब्दों का सुंदर प्रयोग कवि ने किया है, अपनी जन्मभूमि के प्रति और अपनी पत्नी के प्रति प्रेम के भाव को अभिव्यक्त किया है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कविता समझ में आई होगी, और आपके सिलेबस से जुड़ी हुई अन्य कविताओं को देखने के लिए आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया है उसके माध्यम से उन कविताओं को देख सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।